कार्टून टीवी। अरे ऐसे नहीं, ऐसे यूं पकड़कर ऐसे मोड़ो। देखो लग रहा है ना सुंदर। लो अब तुम बना के दिखाओ। ऐसे अब ठीक है दीदी? अब नहीं। क्या सोमी, कितने दिन हो गए तुझे मेरी मदद करते हुए, फिर भी तू अब तक मोमोज भरना नहीं सीखी। देख सारी सब्जियां तो बाहर निकल रही हैं इधर से। ला मुझे दे, मैं कर लूंगी खुद से। इस सोमी को तो कुछ भी नहीं आता। क्या दीदी, हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाती हो? जाना तो सब कुछ पेट में ही है ना, चाहे मोमो हो या कचौड़ी। नहीं स्वीटी, जैसे हर खाने की चीज का अपना स्वाद होता है, वैसे ही हर चीज के दिखने का भी अपना अंदाज होता है। तुम्हें पता है खाना सबसे पहले आंखों से खाया जाता है, उसके बाद नाक से और फिर जाकर जीभ से। पर मैं आँखों से मोमो कैसे खाऊंगा और नाक में से ये मोमो कैसे घुसेगा? रहने दो, तुम अभी बच्चे हो, नहीं समझोगे। अरे दीदी क्यों इतना दिमाग लगाना है, ले दे के 2-4 लोग ही तो आएंगे इन मोमोज को खाने के लिए, फिर हम नहीं खाने हैं सारे के सारे, तो क्या ही फर्क पड़ता है। स्वीटी की ये बात सुनकर निशा का चेहरा उतर गया। कुछ साल पहले तक निशा अपने पिता के ठेले पर उनकी मदद किया करती थी। बढ़िया स्टीम्ड मोमोज बनाना उसने अपने पिता से ही सीखा था। निशा ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, क्योंकि उसे जन्म देते ही उनकी मौत हो गई थी। निशा के पिता उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि मोमोज का ठेला लगाकर इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि 2 वक्त के खाने से बढ़कर कुछ भी सोचा जा सके। फिर एक दिन निशा के सिर से उसके पिता का साया भी उठ गया और निशा बेसहारा और अनाथ हो गई। लेकिन निशा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता का मोमोज का ठेला फिर से लगाना शुरू किया और मोमोज बनाकर बेचने लगी। फिर उसे मिले ये 3 बच्चे, सोमी, किटू और स्वीटी। ये तीनों भी निशा की तरह अनाथ थे। भूख से बिलखते बच्चों को निशा ने अपने बनाए हुए मोमोज खिलाए और तब से ही ये तीनों निशा की मदद करने लगे। लेकिन अब हालात और भी बदतर होते जा रहे थे, क्योंकि आसपास बढ़िया रेस्टोरेंट खुल चुके थे और निशा के सारे ग्राहकों को उसके सीधे साधे स्टीम्ड मोमोज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे कैसे चलेगा? पूरे दिन में सिर्फ 2 प्लेट मोमोज बिके आज तो। अच्छा तो है दीदी, आज हमारे खाने के लिए कितने सारे मोमोज बच गए, चलो ना खाते हैं। नहीं किट्टू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे अगले दिन के मोमोज बनाने के लिए। लगता है अब मोमोज किसी को पसंद नहीं, कुछ और बनाकर बेचने के बारे में सोचना होगा। नहीं दीदी, वो सामने देखो ना, वहाँ पर मोमोज की नई दुकान खुली है। वहाँ तो कितने सारे लोग आते हैं। मैंने देखा था एक दिन, लोग लाइन में लगे थे मोमो खरीदने के लिए। और पता है दीदी, वो भैया तो पूरे 80 रुपए की प्लेट देते हैं और एक प्लेट में बस 6 मोमो थे। क्या बात कर रही है, 80 रुपए के बस 6 मोमो और लोग खरीद भी रहे हैं। बस खरीद नहीं रहे दीदी, बल्कि वहाँ तो मार काट मची है मोमो के लिए। अब कुछ तो खास है उसके मोमो में जो हमारे मोमोज में नहीं रे किट्टू, 80 रुपए में तो ढेर सारी सब्जी आ जाएगी। रहने दे, हम खुद ही कुछ दिमाग लगाते हैं। चलो अभी तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए मोमोज पका देती हूँ। लेकिन मैंने तो मोमोज पहले ही पकने रख दिए थे। दीदी रुक जाओ। स्वीटी की आवाज सुनने से पहले ही निशा गैस जलाने के लिए माचिस जला चुकी थी और जैसे ही माचिस की तीली ने आग पकड़ी, चूल्हे के पास एक धमाका हुआ, क्योंकि स्वीटी ने मोमोज गैस पर पकने रख तो दिए थे और गैस चालू भी कर दी थी, लेकिन गैस ने आग नहीं पकड़ी थी। फिर निशा के माचिस जलाते ही आसपास फैली गैस ने आग पकड़ ली। राहत की बात ये थी कि स्वीटी को गैस चालू किए बहुत देर नहीं हुई थी, इसलिए गैस बहुत दूर तक नहीं फैली थी। लेकिन चूल्हे के आसपास आग फैल चुकी थी, जिस पर निशा का ध्यान बिल्कुल नहीं गया और वो सबसे पहले तीनों बच्चों को साइड में ले जाकर उनसे बोली, तुम तीनों ठीक तो हो ना? दिखाओ मुझे, कोई जला तो नहीं? माफ कर दो दीदी, ये मेरी गलती से हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से बहुत ध्यान रखना, अगर तुम तीनों में से किसी को कुछ हो जाता तो। दीदी हमारे मोमोज वो तो जल रहे हैं, अब हम क्या खाएंगे? किट्टू के ऐसा कहने पर निशा का ध्यान अपने ठेले पर गया। उसने फौरन एक मोटे कपड़े से आग बुझाना शुरू किया और फिर ओहो, ये मोमोज तो अजीब ही हो गए और ये देखो इन पर तो चटनी भी गिर गई। लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। निशा की बात सुनकर तीनों बच्चों के चेहरे उतर गए। ठीक उसी वक्त वहाँ एक बाइक आकर रुकी, जिस पर 2 लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक ने निशा से कहा, एक प्लेट मोमोज देना। मोमोज तो नहीं है भैया। अरे झूठ क्यों बोल रही हो, ये रखे तो हैं, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये वाले? हाँ ये वाले तंदूरी फायर मोमोज है ना, तुमने इन्हें आग पर पकाया है। आजकल इन्हीं का तो ट्रेंड है। लाओ जल्दी से प्लेट लगा कर दो, इससे पहले कि इनकी फायर ठंडी हो जाए। निशा को उस लड़की की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने वही मोमोज जो उसके हिसाब से जल चुके थे और चटनी गिर जाने की वजह से खराब भी हो गए थे, उन दोनों लड़कों ने वो मोमोज खाए और फिर वाह यार, इसका टेस्ट तो कुछ अलग ही है ना।
एकदम स्पाइसी। लेकिन क्या स्मोकी फ्लेवर निकल कर आया यार, ये तो बेस्ट है यार। एक प्लेट और ऑर्डर कर यार। अरे रुक जा भाई, टेस्ट बढ़िया है तो रेट भी बढ़िया ही होगा। सुनो, ये एक प्लेट का कितना हुआ? 20 रुपए भैया। क्या बस 20 रुपए में पूरी प्लेट? अरे भाई ये तो लॉटरी लग गई। नवीन तू ये रुक, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। मेरी बर्थडे की पार्टी वैसे ही पेंडिंग है, तो आज सस्ते में निपट जाऊंगा और इतने बढ़िया मोमोज खाकर सब खुश भी हो जाएंगे। और सुनो, ये इस प्लेट के पैसे रखो और ऐसी ही पूरी 25 नहीं पूरी 30 प्लेट मोमोज लगा कर रखो, हम अभी आते हैं। ये कहकर वो लड़के वहाँ से चले गए और निशा बेसुध सी सोमी, किट्टू और स्वीटी की तरफ देखने लगी। फिर उन चारों ने एक एक मोमो उठाकर खाया और तब जाकर उन्हें समझ में आया कि गलती से ही सही, लेकिन उस एक हादसे ने उनके सीधे साधे मोमोज की काया ही पलट दी थी। कुछ देर आग की लपटों में चटनी के साथ भूनने से उन मोमोज का स्वाद बहुत ही अलग और बढ़िया हो गया था। और इसी के साथ निशा को उसके नए फायर मोमोज की रेसिपी भी मिल चुकी थी। वो दोनों लड़के कुछ ही देर में अपने सारे दोस्तों को साथ लेकर निशा के ठेले पर आ गए। सबने बड़े मजे से उन मोमोज को खाया और फिर ये लो 30 प्लेट के 600 रुपए और ये 200 रुपए अलग से। तुमने मुझे भैया कहा था ना, बस उसी के लिए। और सुनो, कल से अपने मोमोज का रेट डबल कर लेना। अब से तुम्हारे सारे मोमोज बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी। मेरे दोस्त के पापा का रेस्टोरेंट है पास में, मेरी बात हो गई उनसे। अब से उनके यहाँ बिकेंगे तुम्हारे ये फायर मोमोज, पर बनाना ऐसे ही जैसे आज बनाए थे, ठीक है? कुछ ही पलों में निशा की किस्मत बदल गई थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसकी नजर तीनों बच्चों पर पड़ी जो खाली पड़े मोमो के बर्तन को देख रहे थे। निशा ने फिर उन तीनों से कहा, चलो आज हम वो महंगे वाले मोमोज खाएंगे। तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? नहीं दीदी, हम अपने ही मोमोज बनाकर खाएंगे, क्योंकि अब तो वो भी महंगे हो गए हैं ना। स्वीटी की बात सुनकर निशा मुस्कुरा दी और फिर इसके बाद निशा ने कभी पलट कर नहीं देखा। किस्मत से मिले इस मौके को उसने अपनी मेहनत से बुनाया और अपने फायर मोमोज के दम पर अब वो किट्टू, सोमी और स्वीटी की किस्मत बदलने वाली थी। सुमन दिल्ली में रहती थी। उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। सुमन भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा ये लो, सारे गोलगप्पे भी तैयार हो गए और पानी भी बना दिया। बस मीठी चटनी आप बना लो, मैंने हरी चटनी बना दी है। सुमन बेटिया, सारा काम तो तूने ही कर दिया। तू तो मेरी आदत खराब कर रही है बेटी। कुछ दिनों में तू ससुराल चली जाएगी तो तेरे बिना काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बेटिया। बस रो दिए। सुमन, अब तू ही अपने पापा को संभाल। थोड़ी थोड़ी देर में मन भारी कर लेते हैं। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं भी आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी। पापा नहीं बेटिया, ऐसे नहीं कहते। बेटियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। केशव बहुत अच्छा लड़का है, तो ससुराल में बहुत खुश रहेगी। सुमन की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद सुमन की शादी थी, इसीलिए सुमन अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर जाते थोड़ा उदास थी। सुमन बड़ी थी और एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सुमन की शादी का दिन आ गया। सुमन के माता पिता उसे राजी खुशी डोली में विदा करते हैं। शादी के बाद सुमन दिल्ली से सूरत अपनी ससुराल आ जाती है। सुमन का पति केशव एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करता था। सुमन समझदार थी, उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। बस बहू, मैं और रोटी नहीं लूंगी, केशव को दे दे। बस एक ही रोटी देना, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू कि मैं एक रोटी भूख से बढ़कर खा गई। कहा माँ जी, 2 निवाले की 1 रोटी होती है मेरी छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो रोजाना आपको ऐसे ही गरम गरम मेरे हाथ का बना भोजन खाना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो भाग्य खुल गए बहू, जो तुम हमारे घर में बहू बनकर आई। जीती रहो। सुनिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, ये लीजिए। बस मैं 2 मिनट में आई। अब ठीक है, मैं बाहर तब तक मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ जी, और क्या क्या राशन लाना है? बस यही बहू जो लिखवाया है, बाकी तुम अपने लिए जो चाहो खरीद लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन केशव के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार चली जाती है। सुमन कहो तो गैराज बाद में चला जाऊंगा। तुम अकेले घर सामान लेकर कैसे जाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं ऑटो ले लूंगी। केशव सुमन को बाजार में छोड़कर गैराज जाने लगता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल के आगे कहीं से एक पत्थर आ जाता है। केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वो बहुत तेज गिरता है। केशव को काफी चोट आ जाती है। सुमन कुछ ही दूरी पर थी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? भाई साहब, थोड़ी मदद कीजिए। चिंता मत करो बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुमन की मदद करते हैं और केशव को बराबर के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर केशव का इलाज करता है। कुछ देर बाद केशव को आराम मिलता है। ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं थी,
पर केशव के पैर की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद केशव को छुट्टी मिलती है। माँ मैं ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर है। कुछ महीनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। अरे माँ हो ना बेटा, तू नहीं जानता, जरा सी खरोच भी बच्चे को आ जाए तो माँ का कलेजा निकल जाता है। और फिर तेरे तो इतनी चोट आ गई है, अब तो कुछ दिन के लिए गैराज भी नहीं जा सकता। जाना भी नहीं है, डॉक्टर ने अभी 6 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करो, पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहें। तभी सुमन के माता पिता भी दिल्ली से आ जाते हैं। सुमन ने उन्हें फोन पर केशव के एक्सीडेंट की बात बताई थी, जिसे सुनकर वो रह नहीं सके। अब दामाद जी काम की कोई चिंता मत करो, सुमन ने मेरे से चाट बनाना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सुमन बेटिया, तो यहाँ सूरत में दिल्ली वाले गोलगप्पे शुरू कर, वो तो बहुत अच्छे बनाती है। कुछ दिन मैं यहाँ रुक जाता हूँ, जब काम सेट हो जाएगा तब मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ बहुत अच्छे चलेंगे। हमारे इधर आसपास किसी ने भी दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम नहीं शुरू किया हुआ। केशव बेटा, आप सारी चिंता छोड़ दो, पापा और मैं कुछ दिन अब यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे समधी सचमुच बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। सुमन की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव को भी अपने सास ससुर के आने के बाद बहुत हिम्मत मिल गई थी। सुमन अपने पापा के साथ सूरत में गोलगप्पे का ठेला शुरू करती है, जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने तो बहुत लोग हैं और सूरत में तो पानी पूरी के सभी दीवाने हैं। ये देखकर सुमन और उसके पापा ने गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया। उनके बने गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाने लगे। सुमन बेटिया, मुझे पता है अब तुम काम अकेले संभाल लोगी, अब हमें चलना चाहिए। सूरज भी अपनी बुआ के घर बहुत दिन से रुका हुआ है, वो उन पर बोल रहा था कि हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, सूरज बहुत दिन अकेला रुक गया और आपको दिल्ली का भी तो काम संभालना है, वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। अब तो मैं सब कुछ संभालूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। सुमन के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें आए हुए भी बहुत समय हो गया था। अब सुमन अकेली रोजाना गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी। वो रोजाना सुबह उठकर गोलगप्पे और बाकी का सामान तैयार करती और बाजार निकलती। कुछ भी कहो सुमन दीदी, आपके गोलगप्पे का जवाब नहीं है। हम सारी सहेलियां रोजाना शाम को स्पेशली मार्केट आपके गोलगप्पे खाने के लिए आती हैं। हाँ सुमन दीदी, ये तो सच है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं आपके, साथ में खट्टा मीठा पानी बहुत बढ़िया बनाती हो आप। बस आप सब ग्राहक तारीफ कर देते हो, मुझे काम करने में और प्रेरणा मिलती है। ये लो, इसी बात पर 2 गोलगप्पे फालतू खाओ। सुमन रोजाना ऐसे ही शाम के समय बाजार में ठेला लगाती थी। धीरे धीरे सुमन के गोलगप्पे पूरे सूरत में फेमस होने लगे। अब तो उसे शादियों और पार्टी के भी ऑर्डर मिलने लगे। इस काम में सुमन की सास भी उसकी मदद करती थी। कहीं भी शादियों और पार्टी के ऑर्डर मिलते तो सुमन अपनी सास के साथ जाती और वहाँ पर अपना स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले गोलगप्पे लिखा देखकर लोगों की भीड़ सबसे पहले वहीं पर टूटती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा लिए सुमन ने। फिर एक दिन सुमन केशव और अपनी सास से बोली, सुनो, अब तो तुम्हारी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया है। मैं सोच रही हूँ तुम गैरेज का काम छोड़ दो, हम गोलगप्पे की एक दुकान खोल लेते हैं। अब तो हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए, हम कुछ कारीगर भी रख लेंगे। सुमन, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमन की मेहनत से सब कुछ अच्छा होने लगा। केशव और सुमन बाजार में किराए पर एक दुकान ले लेते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रखते हैं जो इस काम में उनकी मदद करते थे। कहते हैं परिस्थितियाँ तो जीवन में आती जाती रहती हैं। परिस्थितियों से डरकर नहीं, बल्कि परिस्थितियों का मुकाबला करके ही जीवन को सरल बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति संघर्षों से लड़ता है वही ऊंचे मुकाम प्राप्त करता है, जैसा सुमन ने किया। वो परेशानियों से डरी नहीं, बल्कि उनसे बचने का रास्ता ढूंढा। नताशा के चले जाने की वजह से घर में दुख का माहौल बन गया था। जिन जहरीले तीखे मोमोज की वजह से नताशा की जान गई थी, उस बुढ़िया को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे ही एक शाम मुकुल नताशा की तस्वीर पकड़कर रो रहा था। तभी वहाँ उसकी बहन रजनी आती है। मैं जानती हूँ भैया, आप नताशा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भैया अगर आप ऐसे हार मानोगे तो फिर हम उस बूढ़ी अम्मा को आखिर कैसे पकड़ पाएंगे जिसने हमारी नताशा को जहर दिया था। हमें उसका पता लगाना ही होगा और उसे उसके किए की सजा भी दिलानी ही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रजनी। जिसने भी मेरी नताशा के साथ ऐसा किया है, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। हमें ये पता लगाना ही होगा कि आखिर उस अम्मा ने ऐसा क्यों किया जो उसने उसे
जहर वाले मोमोज खिलाकर मार डाला। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे बुढ़िया का स्केच बनवाना है। मुकुल अपनी बहन रजनी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उस बुढ़िया का स्केच बनवाता है। पुलिस उस बुढ़िया की छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस बुढ़िया की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता और आखिरकार थक हार कर पुलिस को ये केस बंद करना पड़ता है। नताशा के पिता एक रोज मुकुल से मिलने आते हैं। बेटा, मैंने अपनी इकलौती जवान बेटी को खोया है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मुझे किसी भी हालत में उस बुढ़िया को सजा दिलवानी ही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिर उस बुढ़िया ने नताशा और रजनी को वो जहरीले तीखे समोसे देने की कोशिश क्यों की, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज मुकुल जब मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर जाती है जो कि मोमोज बेच रही थी। मुकुल सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने सीधे जाकर इससे सवाल किया तो ये यहाँ से भाग जाएगी, फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। राम राम काकी, ये मोमोज कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट है बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ते हैं। अरे बेटा, इस उम्र में तो बस पेट भरने के लिए कमा लूं उतना ही काफी है। महंगा बेचकर मैंने कौन सी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेनी है। बोलो कितनी प्लेट करूं? आप एक प्लेट पैक कर दो। वो बुढ़िया जल्दी से एक प्लेट पैक करके मुकुल को दे देती है। मुकुल वो मोमोज लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने नताशा और रजनी का इलाज किया था। डॉक्टर जल्दी से उस मोमोज का टेस्ट करता है और फिर मुकुल से कहता है, मुकुल, इन मोमोज में भी जहर मिला हुआ है। ये वही जहर है जो नताशा और रजनी के पेट में से मिला था। रजनी की जान तो मैंने जैसे तैसे बचा ली थी, लेकिन नताशा के पेट में ज्यादा मात्रा में जहर जाने की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसे तो न जाने ये कितने लोगों को जहर दे चुकी होगी और कितनों को मौत की नींद सुला चुकी होगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो न जाने ये कितने लोगों की जान ले लेगी। इतना कहकर मुकुल पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उस बुढ़िया को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक रोज मुकुल उस बुढ़िया के पास जाता है। राम राम काकी, कैसी हो? आपके ये तीखे मोमोज तो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आए, और मेरी बहन, उसका तो पूछो ही मत, वो तो आपकी फैन ही हो गई। आप ऐसा करो, आज 5 प्लेट पैक कर दो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो मुझ गरीब का पेट भर पाता है। मैं अभी 5 प्लेट पैक कर देती हूँ, लेकिन बेटा तुम अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कहना कि मुझसे ही आकर मोमोज खरीदा करे, उन्हें अच्छा स्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपके मोमोज में तो कुछ अलग ही स्वाद आता है, इसमें कोई मीठा जहर मिलाती हो क्या? क्या कह रहे हो बेटा? भला मैं क्यों मीठा जहर मिलाऊंगी? मेरे कहने का मतलब है कि प्यार वाला जहर मिलाती हो क्या इसमें? तभी तो आपके मोमोज जो खाता है वो बार बार यहाँ जरूर आता है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे तीखे मोमोज तैयार हो गए, अब तुम यहाँ आते रहना। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे मुकुल ऐसे ही उस बुढ़िया का भरोसा जीत लेता है। फिर एक रोज वो उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा, तुम्हारे मोमोज की रेसिपी मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी ऐसे मोमोज बना सकूं। ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे भी ये बनाना सिखाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारा भी परिवार है, वो सब क्या सोचेंगे, किस बूढ़ी मुसीबत को ले आया। काकी, मैंने सबसे बात कर ली है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद मुकुल उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पहले से पुलिस, डॉक्टर, नताशा के पिता और रजनी मौजूद होते हैं। काकी, आपने मुझे पहचाना? याद आया कौन हूँ मैं? नहीं बेटा, अब नजर कमजोर हो गई है तो पहचान पाना मुश्किल है। इस लड़की को तो अच्छे से पहचानती होंगी ना आप? हाँ, ये लड़की तो आती थी मेरे पास, लेकिन आखिर आप लोग ऐसे शक भरी निगाह से क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि काकी, अब हम सब जानते हैं कि आप अपने मोमोज में जहर मिलाती हो, और आपकी वजह से ही मेरी दोस्त नताशा की जान चली गई, और आज ही पुलिस आपको पकड़ने के लिए ही यहाँ आई है। अम्मा, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल कर लो। क्योंकि मेरे जवान बेटे की मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसे किसी दोस्त ने मोमोज में मिलाकर जहर खिला दिया था, और जिसने ऐसा किया उसका मुझे आज तक पता नहीं चला। इसीलिए मैं सबकी जान ले लूंगी। लेकिन एक इंसान की वजह से आप सबकी जान नहीं ले सकती। माता जी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको हमारे साथ
थाने चलना होगा, चलिए। पुलिस उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद से शहर में जवान मौतों का सिलसिला रुक जाता है। बूढ़ी काकी को 3 साल की सजा होती है। साथ ही वो उस लड़के को भी पकड़ लेती है जिसने उस बूढ़ी काकी के बेटे को जलन के मारे मोमोज में जहर मिलाकर खिलाया था।